हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये हमारे कहानी का भाग 8 है और अगर इसके पहले वाले एपिसोड आप सबने नहीं सुने हैं तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से सुने, नहीं तो कहानी का मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए हम अपने पिछले एपिसोड का रिव्यू करते हैं। दिव्या अपने दोस्त मेनका और सिद्धार्थ के साथ अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम ख़त्म होने की पार्टी मनाती है। तभी उसी समय उसका बॉडीगार्ड जॉन उसे आकर बताता है कि उसकी बहन सौम्या मिल गई है। लेकिन जब दिव्या घर जाती है तो सौम्या मर चुकी थी और उसके पास एक छोटा सा बेबी था। उसके मामा महेंद्र अदानी उसे बताते हैं कि ये बच्चा सौम्या का है। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में वशिष्ठ अपने बॉस को जान से मारकर खुद माफिया का बादशाह बनता है और दुबई के लिए रवाना होता है। जाते जाते वो अपने असिस्टेंट मिहिर को ये कहकर जाता है कि वो सौम्या का पता लगा कर रखे। जब वो 2 दिन बाद वापस आएगा तो सौम्या की सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने होनी चाहिए। और फिर रात के बाद सबको अगली सुबह का इंतजार रहता है। अगली सुबह मुंबई जंगल के बीचों बीच अदानी हवेली से कुछ दूरी पर 3 फीट ऊंचे चबूतरे पर एक चीता सजाई गई थी। चबूतरे को चंदन की लकड़ियों से खूबसूरती से सजाया गया था, जिसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। वहां बैठा हर व्यक्ति शोक में डूबा हुआ था। सौम्या, जो किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी, चीता पर लेटी थी। उसके शरीर पर 16 श्रृंगार किए गए थे। किसी को नहीं पता था कि उसने शादी की थी या नहीं, लेकिन वह माँ बन चुकी थी। इसी कारण महेंद्र अदानी ने उसे सुहागन के रूप में विदा करने का फैसला किया था। पास में एक लकड़ी की कुर्सी पर दिव्या चुपचाप बैठी थी। उसकी गोद में वही छोटा सा बच्चा था, जिसकी मासूमियत इस दुखद माहौल में भी एक अलग शांति फैला रही थी। वहां मौजूद सभी लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी ने धीरे से कहा, महेंद्र जी, मुखाग्नि का समय हो रहा है। महेंद्र अदानी ने गहरी सांस ली, फिर अपनी निगाहें सुनसान कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दी। तभी एक के बाद एक 4 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से सबसे पहले बालवीर बाहर निकला। उसके पीछे पीछे जनार्दन राठी धीरे धीरे कांपते कदमों से गाड़ी से बाहर निकले थे। जैसे ही उनकी नज़र सजी हुई चीता पर पड़ी, उनका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उनकी नज़र अपने इकलौते दोस्त महेंद्र अदानी पर पड़ी। एक पल के लिए उनकी सांसें थम गई। न जाने कितने सालों बाद उन्होंने महेंद्र को देखा था, लेकिन इस तरह की स्थिति में। और यह चीता किसकी है? यह सवाल उनके मन को झकझोर रहा था। उनकी नज़र जैसे ही अपनी बेटी दिव्या पर पड़ी, जो चुपचाप गुमसुम बैठी थी, उनका दिल बैठ गया। उनकी चाल अचानक तेज हो गई और वह जल्दी जल्दी चलकर दिव्या के पास पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने उसकी गोद में छोटे से बच्चे को देखा, उनके कदम ठिठक गए। दिव्या अपनी मासूम बेटी को ऐसी हालत में देखकर उनका कलेजा फट गया। दिव्या का चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। उसकी आंखें रोते रोते सूज गई थी और उनमें से आंसू अब सूख चुके थे। दिव्या के बगल में माया खड़ी थी और दूसरी तरफ शांति जी, जो कि हवेली की केयर टेकर थी। सबसे थोड़ी दूर पर महेंद्र अदानी खड़े थे। जनार्दन राठी की आंखें महेंद्र जी से मिली, लेकिन उन्होंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जनार्दन ने तुरंत दिव्या को हिलाते हुए पूछा, दिव्या बेटा, यह बच्चा किसका है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? महेंद्र जी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। जनार्दन ने एक बार महेंद्र को घूर कर देखा और गुस्से से उनका हाथ झटक दिया। फिर उन्होंने दिव्या की गोद से बच्चे को लेने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने बच्चे को कसकर अपने सीने से लगा लिया और कांपते होठों से बस एक शब्द निकला, पापा। उसकी आवाज़ कटी फटी और बेहद धीमी थी। दिव्या को देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता था,
उसकी आंखें डबडबा गई। फिर उसने अपनी कांपती उंगलियों से चीता की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, दीदी, पापा। जनार्दन राठी की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने झट से चीता की ओर देखा। नहीं। उनके पैरों में मानो किसी ने भारी पत्थर बांध दिए थे। वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उनके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उन्हें लगा कि उनका सीना फट जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद मैंने गलत सुना है। लेकिन तभी दिव्या ने एक बार फिर से धीमी कांपती आवाज में कहा, पापा, दीदी। अब की बार जनार्दन जी के कदम लड़खड़ा गए। वे पीछे गिरने ही वाले थे कि महेंद्र जी ने उन्हें थाम लिया। महेंद्र, यह क्या कर रही है दिव्या? उन्होंने अपनी कांपती आवाज में पूछा। महेंद्र की आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने सालों बाद उनके दोस्त ने उनका नाम लिया था। जनार्दन राठी को अब एहसास हो चुका था कि जो उन्होंने अभी अभी सुना वो झूठ नहीं था। महेंद्र जी ने अचानक जनार्दन जी को कसकर पकड़ा और जबरदस्ती उन्हें गले से लगा लिया। जनार्दन जी अब अपने पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। चीता के पास पहुंचकर जब उनकी नजर अपनी फूल सी बेटी सौम्या पर पड़ी, उनका कलेजा टुकड़ों में बट गया। उन्होंने एक टक सौम्या को देखा। नीचे खड़ी दिव्या, जिसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, एक बार फिर से फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से डबडबा गई। उसके जबड़े कांपने लगे। वह धीरे धीरे चलकर फिर से कुर्सी पर बैठ गई। जनार्दन ने कांपते हाथों से सौम्या के गाल को छुआ और उसी पर वे बेहोश होकर गिर पड़े। पापा! यह देखकर दिव्या ने घबराकर बच्चे को माया को सौंपा और दौड़ती हुई चीता के पास आ गई। बलबीर भी जल्दी से पानी लेकर आया और उनके चेहरे पर छींटे डालने लगा। दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। पापा, उठिए ना, प्लीज पापा। कुछ देर बाद जनार्दन जी की आंखें खुली। उनका मन कर रहा था कि यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन यह सपना नहीं था, यह कड़वी हकीकत थी। उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी सौम्या की चीता जलने के लिए तैयार थी। पंडित जी उनके पास आए और कंधे पर हाथ रखकर बोले, संभालिए खुद को और अपनी बेटी को इस नरक से मुक्ति दीजिए। जनार्दन जी ने सिर हिला दिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। नहीं नहीं, मैं नहीं जला सकता उसे दर्द होगा, कहते हुए जनार्दन जी अचानक से तेजी से चबूतरे से नीचे उतर गए। दिव्या भी फौरन पीछे भागी और अपने पिता को कसकर गले से लगा लिया। जनार्दन को भी इस समय किसी कंधे की जरूरत थी। उन्होंने भी अपनी बेटी को कसकर गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ी देर बाद जब जनार्दन जी थोड़ा शांत हुए, बलबीर ने उन्हें सहारा देकर उसी कुर्सी पर बैठा दिया जिस पर थोड़ी देर पहले दिव्या बैठी थी। अब सवाल यह था कि सौम्या को मुखाग्नि कौन देगा। दिव्या माया के पास गई और सौम्या के बेटे को गोद में लिया। फिर वह पंडित जी की ओर देखते हुए बोली, पंडित जी, यह अपनी माँ को अग्नि देगा। पंडित जी ने एक बार दिव्या को देखा। इतने सारे मर्दों के बीच एक छोटी सी बच्ची का कलेजा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत था। उन्होंने देर करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अगर दिव्या थोड़ी सी भी कमजोर पड़ी तो यह और देर हो सकती थी। उन्होंने तुरंत दिव्या के हाथों में वह मशाल थमा दी। दिव्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने मशाल के दूसरे सिरे को सौम्या के नन्हे से बच्चे की नन्ही नन्ही उंगलियों से छुलाया और फिर सौम्या की चिता में अग्नि लगाकर नीचे उतर गई। लेकिन उसकी आंखों में आग की लपटें साफ दिख रही थी। चिता की धुआं ने आसमान में कब्जा जमाना शुरू कर दिया और उसी के साथ सबकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। दिव्या की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वह उसके बच्चे के ऊपर टपक रहे थे। अचानक वह बच्चा रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर सबका कलेजा कांप गया। लोग दिव्या से बच्चे को चुप कराने के लिए कहने लगे, लेकिन
वह चुप ही नहीं हो रहा था। शांति जी ने दिव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दीजिए, मुझे दीजिए, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। दिव्या ने बिना कुछ सोचे समझे बच्चे को शांति जी को दे दिया और बस एक टक जलती हुई चीता को देखने लगी। अचानक उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और चीता के सामने रखकर जोर से चिल्लाई, मैं आपके चीता की सौगंध खाती हूँ दीदी। जिसने भी आपको इस हालत में पहुंचाया है, जिसने आपके दूध मुहे बच्चे को हमसे दूर किया, उसे खत्म करना अब मेरे जीवन का मकसद है। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेती और उसे उसकी अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। आपके चीता की सौगंध खाती हूँ, उसे ऐसी मौत दूंगी कि कोई भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी मौत देखकर पूरी दुनिया कांप जाएगी और वह दोबारा धरती पर जन्म लेने से पहले भी 100 बार सोचेगा। उसकी बात सुनकर सबकी नजरें चीता से हटकर दिव्या के ऊपर आ गई। जनार्दन राठी की नज़र जब अपनी बेटी पर पड़ी, उन्होंने देखा कि अब वह छोटी सी दिव्या नहीं रही। 14 साल की चंचल मासूम दिव्या अब 15 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब वह बहुत ही मजबूत और निडर बन चुकी थी। तभी महेंद्र जी ने दिव्या के हाथों पर अपने हाथ रख दिए और बोले, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बेटा। तुम्हारी बहन और मेरी बहन दोनों के खातिर जो भी दोषी हैं उसे ढूंढकर हम सजा देंगे। बालवीर और माया ने भी अपने हाथ दिव्या के हाथों पर रख दिए। इसके बाद जनार्दन राठी ने भी अपने कांपते हाथों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अपनी बेटी के हाथों पर रख दिया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ा दूर खड़ा जॉन यह सब देख रहा था। उसकी नजरें अब भी बस दिव्या पर टिकी हुई थी, जिसकी चंचलता और मासूमियत अब कहीं गुम हो चुकी थी। दिव्या ने फिर से उस शांति को भंग करते हुए कहा, आज से मैं सौम्या हूँ, दिव्या नहीं। कोई भी मुझे दिव्या नहीं कहेगा। दिव्या और सौम्या में सिर्फ एक ही अंतर था, उनकी आंखों का अंतर। जहां दिव्या की आंखों का रंग काला था, वहीं सौम्या की आंखों का रंग नीला था। दिव्या ने कहा, मैं अपनी पहचान आपके चिता के साथ चलाती हूँ और आज से मैं सौम्या राठी हूँ, सिर्फ सौम्या राठी। और फिर 2 दिन बाद मुंबई की सड़कों पर अचानक एक तूफान सा आ गया। तेज रफ्तार में दौड़ती हुई काली चमचमाती SUVs का काफिला संकरी गलियों की ओर मुड़ता चला जा रहा था। जैसे हमारे बिहार में दुल्हा अपने दुल्हन को लेने बारात लेकर जाता है। गाड़ियों का काफिला तंग गली के बाहर रुकता है। गाड़ियों के दरवाजे खुलते हैं और एक एक करके काले सूट में सजे बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं। हर किसी की नजरें उसी शख्स पर टिकी थी जो सबसे आखिरी में गाड़ी से उतरा। वह लड़का जिसकी आंखों पर काले गॉगल लगे थे, जो उसकी आंखों को छुपा रहे थे। वो आंखें जो इस वक्त किसी दरिया से नहीं, आग के दरिया से भरी थी। कमर में बंधी हुई मिनीगन, लंबा कद, कंधों पर भारी कोट, हर कदम उसकी सत्ता का ऐलान कर रहा था। चेहरे की खूबसूरती ऐसी कि कोई भी लड़की दिल हार जाए। उसके लंबे लंबे कदम सीधा एक बंद घर के सामने आकर रुकता है। घर के गेट पर ताले की जंजीर लटक रही थी। ऊपर एक धुंधला सा बोर्ड राठी हाउस लिखा था। यह कोई और नहीं, माफिया की दुनिया का बेताज बादशाह वशिष्ठ अग्निहोत्री उर्फ बीरा था। उसकी ठंडी आंखें, जिनमें गॉगल के पीछे छुपा गुस्सा उबल रहा था, उस घर के दरवाजे को घूर रही थी। दुबई से लौटने के बाद वशिष्ठ मिहिर के कहने पर सीधे सौम्या को ढूंढने उसके घर आ गया था। इन 8 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब सौम्या उसके जेहन में ना आए हो। सौम्या उसके जीवन में आने वाली पहली लड़की थी और शायद अब आखिरी बन गई थी, क्योंकि इतने दिनों तक हर दिन वो सौम्या को याद करता और आज फाइनली वह उसे ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच गया। लेकिन उसे
निराशा हाथ लगा। उसने एक तरफ मैक्स खड़ा था। मिहिर जो उसके पीछे खड़ा था, उसकी धड़कन अचानक से डर के मारे बढ़ गई। वह उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो थोड़ा पीछे खिसकते हुए बोला, सर, दरवाजा तोड़ दें? वशिष्ठ ने बिना कुछ बोले एक नज़र दरवाजे पर डाली और अचानक एक जोरदार लात से दरवाजे को झटका दिया। ताले की चेन जमीन से टकराई लेकिन खुला नहीं। उसकी आंखें गुस्से में बस आग बरसा रही थी। फिर बिना एक शब्द बोले वह मुड़ा और गाड़ी में आकर बैठ गया। उसका हाथ बंद दरवाजे के शीशे से बाहर लटक रहा था और उसकी उंगलियां गाड़ी के शीशे पर हल्के हल्के टैप हो रही थी। इस वक्त वह किसी खूंखार डरावने शेर की तरह लग रहा था, जैसे उसके मुंह से किसी ने निवाला छीन लिया हो। उसके भारी आवाज में गरज थी लेकिन नियंत्रण था। आसपास के लोगों से पता करो वो कहाँ है। उसका असिस्टेंट, जो पहले से काफी डरा हुआ था, मिहिर मन ही मन बुदबुदाया, 2 दिन पहले तो यही थी, अचानक कहाँ चली गई? कुछ देर में एक आदमी लौटा, पसीने से भीगा चेहरा और डरते हुए बोला, साहब, 2 दिन पहले कई गाड़ियां आई थी। मैडम और उनके पापा उन गाड़ियों में बैठकर कहीं चले गए। आसपास के किसी को भी पता नहीं वो कहाँ गए हैं। वशिष्ठ की उंगलियां अब रुक चुकी थी। उसकी आंखें अब और भी खामोश हो चुकी थी, पर वो खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। वह धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में बोला, चारों तरफ के सीसीटीवी कैमरे चेक करो। उन सभी गाड़ियों का नंबर, ड्राइवर, हर डिटेल मुझे आधे घंटे में चाहिए। और फिर उसी सर्द लहजे में बोला, अब हम यहाँ से शिमला के लिए निकलेंगे। बस उसके इतना कहते ही पूरा काफिला फिर से मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगा। काली गाड़ियों की कतार जैसे कोई तूफान अपनी दिशा बदल चुका हो और अब उसकी मंजिल थी शिमला। शिमला की वादियों में बसा अग्निहोत्री बेला, लेकिन आज यह हवेली किसी दुल्हन में तब्दील हो चुकी थी। पूरे बेला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर कोना, हर दीवार, हर खिड़की फूलों की माला से ढकी हुई थी। महल के हर दरवाजे पर रंगीन झालरों की कतारें झूल रही थी, क्योंकि आज घर का लाडला बेटा वशिष्ठ लौट रहा था। सबसे ज्यादा जोश और खुशी वशिष्ठ की माँ वसु अग्निहोत्री के चेहरे पर थी। वह पूरे घर में घूम घूम कर नौकरों को आदेश दे रही थी, सख्त लेकिन प्यार भरी आवाज में कमांड। फूल सही लगे हैं ना? लाइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। और सुनो, वशिष्ठ के कमरे में उसके पसंद के सफेद गुलाब होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ हर एक चीज, हर रंग, हर परछाई वशिष्ठ की पहचान थी। वो बेटा जिसने हवेली का नाम रोशन किया था और जो अब एक बादशाह बनकर लौट रहा था। अग्निहोत्री मेंशन का भव्य हॉल सजावट की चमक से दमक रहा था। मुख्य सोफे पर अधिराज अग्निहोत्री और चंचल अग्निहोत्री गर्व से बैठे थे। चंचल अग्निहोत्री के साथ साथ पूरे परिवार के लिए वशिष्ठ अचानक से घर से गायब हो गया था और सबको यह मेल करके बता दिया था कि वह लंदन पढ़ने आ गया है और अब फिर अचानक से आ रहा था। सभी यही सोच रहे थे कि उनका पोता और बेटा पढ़ाई पूरी करके लौट रहा है, जबकि अधिराज अग्निहोत्री के झुर्रियों भरे चेहरे पर विशेष चमक थी। उनका सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि उनके पोते ने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया था। अधिराज के बेटे इष्ट अग्निहोत्री और उनकी पत्नी वासु अग्निहोत्री, जो कि वशिष्ठ के माता पिता थे, सजावट की बारीकियों पर ध्यान दे रहे थे। वहीं अधिराज के छोटे बेटे दौलत अग्निहोत्री और उनकी पत्नी मीरा अग्निहोत्री पास के सोफे पर बैठे थे। उन दोनों के बीच उनकी 14 वर्षीय बेटी नव्या अग्निहोत्री थी। नव्या का भाई रुद्र अग्निहोत्री फोन पर बातचीत करते हुए हॉल में टहल रहा था। उसका और वशिष्ठ का दोस्त नील भी आज मुंबई से अग्निहोत्री बेला शिमला में आया था और वशिष्ठ की इकलौती बुआ संजू अग्निहोत्री अपनी माँ के पास बैठकर उनके हाथ दबा रही थी। उनका इकलौता बेटा मयंक अग्निहोत्री रुद्र के पास आकर पूछते हैं, काफिला कहाँ तक पहुंचा है रुद्र भाई? वशिष्ठ भाई कब आएंगे?
रुद्र जवाब देता है, बस थोड़ी देर में। यह सुनते ही चंचल अग्निहोत्री अपनी बहू वसु अग्निहोत्री से कहती है, अरे बहू, सजावट छोड़ो, जल्दी से पूजा की थाली तैयार करो, मेरा पोता आता ही होगा। मीरा अग्निहोत्री मुस्कुराते हुए जवाब देती है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पूजा की थाली पहले ही तैयार कर ली है। तभी गाड़ियों का काफिला मेंशन के मुख्य द्वार पर आकर रुकता है। सभी बॉडीगार्ड्स लाइन में लगकर मेंशन के प्रवेश द्वार से मुख्य दरवाजे तक खड़े हो जाते हैं, मानो किसी राजा का स्वागत हो रहा हो। तभी लंबा कड़कता हुआ वशिष्ठ अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए बाहर उतरता है। उसकी आंखों पर काले लेंस वाला चश्मा है, होठों पर हल्की मुस्कान, लेकिन उसके भीतर की भावनाओं का ज्वार केवल उसकी माँ वसु अग्निहोत्री ही पढ़ सकती थी। वसु अपने हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर वही ममतामयी मुस्कान। उनके ठीक बगल में अधिराज अग्निहोत्री अपने झुर्रियों भरे चेहरे पर गर्व की रेखा लिए खड़े थे और चंचल अग्निहोत्री की आंखों में अपने पोते के लिए स्नेह झलक रहा था। वशिष्ठ की नजर जैसे ही अपनी मां पर पड़ी, उसके चेहरे पर वर्षों पुरानी वही मासूम मुस्कान लौट आई। वसु ने जल्दी से आरती उतारी, पर उनकी आंखें भर आई। आरती की थाली एक नौकर के हाथों में थमाकर उन्होंने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। इस एक पल में माँ बेटे के बीच का हर फासला जैसे खत्म हो गया। वशिष्ठ की आंखें माँ के पीछे खड़े अपने पापा इष्ट अग्निहोत्री पर गई और तभी उसके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया में बॉस द्वारा कही हुई बातें घूम गई। वो तुम्हारा असली पिता नहीं है, तुम्हारा असली खून इस फोटो में है। लेकिन वशिष्ठ की आंखों में न तो सवाल था और न ही कोई शिकवा। चेहरे पर वही शांत मुखौटा। उसने आगे बढ़कर अपने पिता के पांव छुए और फिर अपने दादा दादी के। पीछे खड़ा रुद्र अग्निहोत्री भाई को देखते ही झट से गले लगा लेता है। उसके साथ नील और मयंक भी उसके पास आ जाते हैं। दोनों की आंखों में भाई के लौटने की खुशी साफ झलक रही थी। थोड़ी दूरी पर मीरा और दौलत अग्निहोत्री खड़े थे। वशिष्ठ उनके पास गया, उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उस पूरे माहौल में बस एक चेहरा था जो अब तक तमतमाया हुआ बैठा था। नव्या अग्निहोत्री, मीरा और दौलत अग्निहोत्री की बेटी और रुद्र की बहन, उम्र 15 साल। उसका मुंह फूला हुआ था। उसके हाथों में एक गेम पैड था और वह गेम खेलने का नाटक कर रही थी। उसकी नज़र अपने गेम पैड में धंसे हुए थे, मगर कान हॉल में हो रहे हलचल पर थे। वशिष्ठ सीधा उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। पूरे घर के लोग यह दृश्य देख रहे थे। उसने नव्या के गाल खींचते हुए उसे चिढ़ाया और बोला, आज बंदरिया सीधी सादी गाय कैसे बन गई? लेकिन नव्या ने नजरें नहीं उठाई। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर नव्या की आंखों में अभी भी गुस्सा था। वशिष्ठ ने तुरंत अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी पगली, आगे से बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। पर नव्या इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वशिष्ठ के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। उसने नव्या को गुदगुदी करना शुरू कर दिया, लेकिन नव्या को हंसी नहीं आई। वशिष्ठ ने आखिरकार उसकी कमर को अपने दोनों हथेलियों के बीच पकड़कर हवा में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। नव्या की हंसी फूट पड़ी। डर के मारे उसने वशिष्ठ के कंधे पकड़ लिए और बोली, भैया बस कीजिए ना, मैं अब नाराज नहीं हूँ। चंचल अग्निहोत्री ने प्यार से अपनी छड़ी से वशिष्ठ के पैर पर हल्की चोट की। आते ही मेरी गुड़िया को परेशान करने लगा। सारा माहौल खिलखिलाहट और स्नेह से भर गया था। पूरा मेंशन जैसे फिर से जिंदा हो उठा था। थोड़ी दूर पर मिहिर, मैक्स और मुन्ना एक कोने में खड़े वशिष्ठ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये वही वशिष्ठ था जो चंद कदम पहले तक माफिया सम्राट था, लेकिन घर में कदम रखते ही सिर्फ एक प्यारा बेटा, भाई और पोता बन गया था। तभी अचानक मिहिर का फोन बजा। माहौल में हल्की खामोशी छा गई। मिहिर फोन लेकर बाहर चला गया, लेकिन उस माहौल की गर्माहट में वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। वशिष्ठ नव्या को मनाने के लिए
उसके मनपसंद गेम खेलने के लिए एक गेम पैड लाया था। मैक्स ने जैसे ही वह गेम पैड वशिष्ठ के हाथों में रखा, नव्या खुशी से उछल पड़ी। नव्या को गेम खेलना बचपन से पसंद था और इसलिए वह हमेशा डांट सुनती थी, लेकिन वशिष्ठ ऐसा था जो हमेशा उसे नए नए गेम लाकर देता था कि अचानक सभी की नज़र एक अनअपेक्षित मेहमान पर पड़ी। अपने छोटे छोटे कदमों से एक ईमू पक्षी हॉल में प्रवेश कर रहा था। मैक्स तुरंत उसकी ओर बढ़ा और उसे बाहर ले जाने का प्रयास करने लगा, लेकिन ईमू ने मैक्स को नज़रअंदाज करते हुए सीधे वशिष्ठ की ओर रुख किया। वशिष्ठ ने नव्या को नीचे उतारा और परिवार के सदस्यों की हैरानी देखते हुए मुस्कुराकर कहा, यह ईमू है, यह मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिला था। वशिष्ठ की माँ उसके पास आते हुए नाराजगी से बोली, तुम्हारा यह बचपन का शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ बेटा। इतने बड़े बड़े पक्षियों के गार्डन बनवाए, अब घर में भी। वशिष्ठ ने अपनी माँ को पीछे से गले लगाते हुए कहा, आपको परेशान नहीं करेगा, यह बहुत अच्छा है, आपकी हर बात मानेगा और यह यहाँ पर नहीं रहेगा, यह मेरे साथ मुंबई जाएगा और मेरे मुंबई वाले विला में रहेगा। वशिष्ठ की बातें सुनकर सबके खुशी भरे चेहरे उदास हो गए। अधिराज अग्निहोत्री ने कड़क आवाज में कहा, वशिष्ठ, यह क्या बात हुई? अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने सौम्या का चेहरा घूम गया। उसने धीमे स्वर में कहा, दादाजी, एक बहुत जरूरी काम है जिसे मुझे पूरा करना है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। आप लोग चिंता ना करें, जैसे ही मैं व्यवस्थित हो जाऊंगा आप सबको वहां बुला लूंगा और हम सब लोग एक साथ रहेंगे। अधिराज अग्निहोत्री ने अपने पोते की बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम ऐसे हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? हमारा बुढ़ापा आ गया है, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। वशिष्ठ ने सबको समझाते हुए कहा, आप लोग ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? अभी तो मैं आज ही आया हूँ। मैंने अपने लिए कुछ सोचा है, मुझे भी मेरा करियर बनाना है, मुझे मेरी नई कंपनी खोलनी है और मैंने उसके लिए मुंबई में जगह देख ली है। वशिष्ठ की बातें सुनकर सबके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। रुद्र ने अपनी अलग कंपनी खोल रखी थी और मयंक अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन अपनी माँ संजू अग्निहोत्री के दबाव में आकर वह अग्निहोत्री का खानदानी बिजनेस भी संभालता था। अपनी माँ से छुप छुप कर अभिनय करता था। अब वशिष्ठ भी अपनी नई कंपनी खोलने की बात कर रहा था, जिससे सभी खुश हो गए। अधिराज अग्निहोत्री ने अपनी बहू को समझाते हुए कहा, उसे आगे बढ़ने दो बेटा, कब तक उसे पल्लू से बांध कर रखोगी? अंततः यह तय हुआ कि सभी लोग मुंबई जाकर रहेंगे। इस निर्णय से परिवार में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ और सभी ने मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा शुरू की। थोड़ी देर बाद वशिष्ठ अपने कमरे में आराम कर रहा था। उसके दिमाग में अभी भी सौम्या का चेहरा और उसकी नीली आंखें घूम रही थी। कहाँ हो तुम? तुमने अपना नाम भी नहीं बताया। क्या सच में तुम बोल नहीं सकती? खुद से बातें करते हुए वशिष्ठ बेड पर लेटा सीलिंग को निहार रहा था, मानो उसमें उसे सौम्या दिख रही हो। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ और मैक्स अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ पेपर थे। वशिष्ठ को ऐसे लेटे हुए देखकर उसने कहा, मैं बाद में आऊं? वशिष्ठ बिना कुछ बोले बेड से उठ गया और चुपचाप अपने सोफे पर बैठ गया और मैक्स उसे पेपर में लिखे हुए शब्दों का ब्यौरा वशिष्ठ के सामने बताने लगा। बॉस, वह गाड़ी किसकी है हमें पता नहीं चला, लेकिन वह गाड़ी किसी बहुत बड़े आदमी की है और उसने अपनी पहचान छुपा रखी है। इतना कहकर उसने 2 फाइल वशिष्ठ के आगे बढ़ा दी और सर झुकाकर अदब के साथ बोला, मैडम के सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल में है। 2 दिन पहले वह कहाँ गई किसी को नहीं पता। उसके पहले के सारे इन्फॉर्मेशन इसी में है। मैक्स जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा, सामने से उसे नील और रुद्र आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों के आंखों में सवाल थे। मैक्स ने उन दोनों को एक हल्की सी मुस्कान दी
और कमरे से बाहर चला गया। नील और रुद्र के मन में 8 महीना से जो तूफान उठा हुआ था, आज वह बाहर निकलने का टाइम आ गया था। रुद्र ने सौम्या के मिलने तक, उसके प्रेग्नेंट और अचानक हॉस्पिटल से गायब होने तक का सारा किस्सा वशिष्ठ को बताया। वशिष्ठ को यह जानकर खुशी हुई कि सौम्या बोल सकती है और उसके चेहरे पर अनायास ही हल्की सी मुस्कान आ गई, जो कभी कभार ही आती थी, और वह भी तब जब सौम्या को याद करता था। उसने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, वह चाहे जहाँ भी हो मैं उसे ढूंढ लूँगा, चाहे वह आसमान में सितारे बनकर छुप जाए या फिर धरती के केंद्र में खा जाना। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन दिख रहा था। यह पागलपन उससे अलग था जो कुछ साल पहले रुद्रा और नील को देखा था, जब एग्जाम आते थे और वशिष्ठ यही कहता, कोई मुझे पीछे नहीं कर सकता, चाहे कोई आसमान में पढ़ ले या फिर जमीन के केंद्र में बैठकर। उसकी आंखों में रेड लाइन और भी गहरी हो गई और वह धीरे धीरे काली होती गई। नील और रुद्र ने एक दूसरे को देखा। यह वह वशिष्ठ बिल्कुल नहीं था जिसे वे लोग 8 महीने पहले जानते थे। बहुत कुछ बदला लग रहा था, जैसे उनके सामने उनका दोस्त नहीं बल्कि कोई बॉस खड़ा है। वशिष्ठ ने कोई खुशी नहीं जताई। इतने दिनों बाद मिलने का नील ने उसके साथ मस्ती करने की सोची थी, लेकिन उसके गंभीर भाव देखकर रुद्र ने उसे रोक दिया और दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। दिल्ली, राठी मेंशन। अब इन सारी बातों को 4 साल बीत चुके थे। इन 4 सालों में न तो वशिष्ठ को सौम्या मिली और न ही दिव्या को वो आदमी मिला जिसने सौम्या की ऐसी हालत की थी। 4 साल बाद दिल्ली की पॉश कॉलोनी में खड़ा राठी मेंशन सफ़ेद संगमरमर से बना एक खूबसूरत महल जैसा नजर आ रहा था। सुबह की सुनहरी धूप संगमरमर की दीवारों पर पड़ते ही मानो वो महल दूधिया चमक बिखेर रहा हो। चारों ओर करीने से कटे हुए हरियाली से भरपूर लॉन थे। एक तरफ ट्यूलिप और लेवेंडर की क्यारियां हवाओं में भीनी भीनी खुशबू घोल रही थी, तो दूसरी ओर बड़े बड़े बरगद और गुलमोहर के पेड़ मानो इस हवेली को सालों से आशीर्वाद दे रहे हों। घर के भीतर हॉल का इंटीरियर राजसी था। सिल्वर वर्क की दीवारों पर हाथ से बनी पेंटिंग्स, सफ़ेद वेलवेट सोफे, बीच में कांच की बड़ी सी सेंटर टेबल जिस पर ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था। इसी बड़े से हॉल में सुबह के ठीक 8 बजे एक नन्हा सा बच्चा करीब 4 साल का काले रंग की हाफ शर्ट और हाफ पैंट पहने पूरे घर में मस्ती में दौड़ता फिर रहा था। उसके पीछे पीछे एक 19 साल की खूबसूरत लड़की दौड़ रही थी। उसने हल्के नीले रंग का सूट सलवार पहन रखा था। हाथ में मिल्क शेक का गिलास था। खुले बालों की मोटी मोटी चोटियां उसने आगे लटकाई हुई थी। आंखों में नीला लेंस उसे और ज्यादा मासूम लेकिन दृढ़ नजर दे रहा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दिव्या राठी थी, जो अब सबके लिए सौम्या बन चुकी थी। दिव्या तेज आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, अरे ध्रुव, रुक जा, दूध नहीं पिएगा तो स्ट्रांग कैसे बनेगा? ध्रुव भागते हुए बोला, मम्मी मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, पकड़ के दिखाओ। उसके बाल हवा में उड़ते हुए बड़े क्यूट लग रहे थे। पीछे से श्रद्धा अडानी, उम्र 15 साल, महेंद्र अडानी की बेटी, ट्रैक सूट में वही चंचल मुस्कान लिए कहती है, ध्रुव अगर दूध नहीं पियोगे तो कमजोर हो जाओगे, फिर तुम्हारी मम्मी आकर तुम्हें पकड़ लेंगी। ध्रुव पल भर के लिए रुकता है और अपनी छोटी छोटी आंखें टिमटिमाते हुए दिव्या को देखने लगा। उसकी आंखों के बीचों बीच एक हल्की लाल लकीर सी दिखती है, जैसे कोई निशान जो किसी पुराने जख्म की याद दिला रही हो। ध्रुव मासूमियत से बोला, सच्ची मासी? दिव्या मुस्कुराकर गिलास श्रद्धा के हाथ में थमा देती है और कमर पर हाथ रखकर हाँफती हुई कहती है, एक तुम्हारे नाना जी हैं जो दिन रात यही बोलते हैं कि मुझे स्ट्रांग बनना है, पर तुम्हारे पीछे दौड़ते दौड़ते तो मैं ही थक जाती हूँ। चलो अब जल्दी से दूध पी लो, मुझे ऑफिस भी जाना है। सभी के चेहरे पर हंसी दौड़ जाती है,
पास बैठे सोफे पर अनु अदानी 45 साल और उनके हस्बैंड महेंद्र अदानी 50 साल मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे। अनु दिव्या से कहती है, सौम्या बेटा, कितनी बार कहा है खुद को इतना मत थकाया करो। हम सब हैं घर में ध्रुव का ख्याल रखने के लिए। माया है, मैं हूँ, श्रद्धा है, ध्रुव को संभाल लेंगे। आप बस अपनी पढ़ाई और कंपनी पर ध्यान दो। महेंद्र अदानी भी पास आकर बैठते हैं और सकारात्मक स्वर में कहते हैं, सौम्या बेटा, अब वक्त आ गया है उस बदले की आग से बाहर निकलने का। 4 साल हो गए जिस इंसान को ढूंढने के पीछे तुमने खुद को खो दिया है। वो अगर नहीं मिला तो क्या? बेटा, ध्रुव तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमें मिलकर उसे बड़ा करना है। दिव्या की आंखों में जैसे आग सुलग उठती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है और चेहरा सख्त। दिव्या गंभीर आवाज, धीमे मगर धारदार आवाज में कहती है, नहीं मामा जी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझसे मेरी दीदी को छीन लिया, दीदी को मरने पर मजबूर किया है, ध्रुव को उसकी माँ से अलग किया। मैं उसे तलाश करूंगी और उसे ऐसा गिराऊंगी कि वह दोबारा न उठ सके। पास बैठे जनार्दन राठी 55 साल, उनकी सफ़ेद दाढ़ी, माथे की शिकन और गहरी आंखें उस हॉल की गरिमा को बढ़ा रही थी, जो चुपचाप अपनी बेटी को देख रहे थे। इन 4 सालों में उन्होंने अपनी बेटी को टूटते बिखरते फिर खुद को एक शेरनी की तरह संभालते देखा था। तभी माया श्रद्धा के साथ आकर ध्रुव को गोद में उठाती है और हंसी में कहती है, ध्रुव बहुत शैतान हो गए हैं, जल्दी से दूध पी लीजिए। ध्रुव खिलखिलाकर हंसता है और दूध पीने लगता है। वहीं सौम्या बड़बड़ाते हुए कहती है, सरकार में बैठे सभी लोगों ने खुद 3 साल का ग्रेजुएशन किया और जब हमारी बारी आई अब सरकार ने 4 साल कर दिया, तो हमारी पढ़ाई बीच में ही लटक गई। अब तक मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया होता और ऊपर से ध्रुव महाराज, पढ़ाई, कंपनी। मामा जी, कुछ दिन के लिए मुझे भी छुट्टी दिलवा देना। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन दिव्या के चेहरे पर एक दृढ़ता है जो 4 साल में उसके चेहरे का अस्थायी हिस्सा बन चुकी थी। तभी पीछे से जॉन आता है और अदतन रिपोर्ट करता है, मैम गाड़ी तैयार है। दिव्या अपने पापा के पास आती है, झुककर उनका हाथ थामती है और नरम स्वर में कहती है, पापा ध्यान रखिएगा। आपकी दिव्या, या कहें आपकी सौम्या, कभी हार नहीं मानेगी। जनार्दन जी बस मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाते हैं। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में आज भी वही गर्व दिख रहा था जो दृढ़ संकल्प उसने सौम्या के चिता जलते वक्त ली थी। हॉल में ध्रुव की खिलखिलाहट, माया और श्रद्धा की चहल पहल, अनु अदानी के स्नेह भरे शब्द और महेंद्र के शांत विश्वास के बीच दिव्या, जो अब सौम्या बन चुकी है, अपने भीतर तूफान लिए बाहर निकल जाती है। वो जानती है उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई। उसके जाते ही बालवीर हॉल में आता है और झुककर महेंद्र अडानी को प्रणाम करता है और कहता है, सर, कोई दिव्या का इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, शायद सौम्या की। यह सुनते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं और जनार्दन राठी की आंखों में चमक आ जाती है। शायद अब उन्हें उनकी बेटी का कातिल मिल जाए। महेंद्र अडानी सख्त स्वर में कहते हैं, हो ना हो यह वही लड़का है जिसने मुझे मेरे सौम्या को सबसे दूर कर दिया। फिर वह माया की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, दिव्या के इन्फॉर्मेशन इस तरह से हाइड करो कि किसी को हाथ ना लगे और दिव्या को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। पहले हम उसके बारे में पता लगाएंगे कि वह कौन है, उसके बाद दिव्या तक यह बात पहुंचनी चाहिए। मैं नहीं चाहता जल्दबाजी में दिव्या कोई भी गलत कदम उठाए। उन्होंने अपनी पत्नी को देखते हुए कहा, और आप उसे कुछ नहीं कहेंगी? दिव्या के मामी ने आराम से कहा, नहीं जी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं भी चाहती हूँ जिसने भी हमारी सौम्या के साथ गलत किया है वह जल्द से जल्द हमारे सामने आ जाए। महेंद्र जी ने जॉन को फ़ोन लगा दिया। जॉन जैसे ही फ़ोन उठाया, महेंद्र जी ने उसे कुछ कहा। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और अपने बगल में बैठी दिव्या को देखा।
जो कहीं खोई हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, और कल मैं स्टोरी नहीं डाल पाई उसके लिए सॉरी। तो आप सब थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कभी कभी काम कुछ ऐसा हो जाता है कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट करके मेरे चैनल को और ज़्यादा बड़ा कीजिए। थैंक यू।